हाँ तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा डे 2 का चैलेंज है, जिसमें आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड के बेटा हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इनके बेटा हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसा पेपर टेढ़ा बुकला आ रहा है, अच्छी तरह आपको पता होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो बेटा आज हम लोग क्या करेंगे, इन दो चैप्टर्स के बेटा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस की बेटा स्टडी करेंगे। मतलब उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जिनके गलत होने की संभावना आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा होती है, या क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके आता है। जो मेरे पास डे 1 था उसमें मैंने बेटा सोल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया और केमिकल काइनेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे वो बेटा कल पढ़ चुका है। और आज मैं अपना देखता हूँ अपना हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इनके बेटा थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जिसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा लगता है, उनका बेटा हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो टाइम की आपके पास होगी कमी, मेरे पास भी है कमी, तो हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। लिखा है रिएक्शन ऑफ 1 फेनिल 2 क्लोरोप्रोपेन। तो पहली बात तो इसका आपको पहले स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा विद एल्कोहलिक KOH। तो पहली बात तो अब ये समझ जाइए कि कहीं पर भी अगर कोई एल्काइल हैलाइड दिया है, जैसे क्लोरो दिख रहा है ना, कहीं पर भी कोई अगर आपको एल्काइल हैलाइड दिया है और वहां पर बेटा एल्कोहलिक KOH की बात करने में लगा है, तो पहले आप समझ जाइएगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। क्या होगी बेटा? एलिमिनेशन। अब स्ट्रक्चर में ड्रा करता हूं। लिखा है प्रोपेन, जिसके 1 पे फेनिल है, तो प्रोपेन तो मेरा 3 कार्बन का हो गया, मेरे पास प्रोपेन बेटा 3 कार्बन का हो गया। ठीक है, 2 क्लोरो, अब 1 पे फेनिल है तो यहाँ इसको मैं 1 मानते हुए इधर मैं लगा लूंगा बेटा बेंजीन लगा लूंगा। ठीक है, बेंजीन को बेटा हम लोग फेनिल बोलते हैं। अच्छा, ये 1 हो गया तो बेटा ये 2 होगा, तो यहाँ पर आपका उसने Cl लगा दिया है, इस जगह पे मेरे पास CH3 हो गया, इस जगह पे आपका CH हो जाएगा और इस जगह पे आपका हो जाएगा CH2। तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर ड्रा हो गया 1 फेनिल 2 क्लोरोप्रोपेन। बच्चे स्ट्रक्चर खींचने में गलती कर देते हैं, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। मतलब IUPAC आप काफी तगड़ी पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अब इसको मैं दे रहा हूं एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक क्या दे रहा हूं? KOH, और हीट कर रहा हूं। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं कि एलिमिनेशन तो देखते हैं मगर बेटा सेटजेफ और हाफमैन देखना भूल जाते हैं। ठीक है ना, तो देखो मैं यहाँ बता दूं कि देखो Cl तो भाई यहां से निकलने वाला है। ठीक है, Cl तो भाई यहां से निकलने वाला है, अच्छी तरह पता होगा। अब यहां पर भी H निकल सकता है, यहां पर भी H निकल सकता है। तो आपको अगर सेटजेफ रूल ध्यान होना चाहिए, तो यहां पर आपको, बहुत से बच्चे सेटजेफ को ध्यान नहीं रखते कि बेटा H का एलिमिनेशन, बेटा H का एलिमिनेशन वहां से होता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या बेटा क्या होती है? कम होती है। तो मोस्टली मैं यहां से H निकालूंगा क्योंकि यहां पर H कम है। ये हाफमैन का उल्टा होता है। बहुत से बच्चे सेटजेफ पढ़ के जाते हैं, हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में वो इसी क्वेश्चन में हाफमैन रख दे क्योंकि क्वेश्चन ट्विस्टेड है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से H निकालूं, यहाँ से मैं Cl निकालूंगा, तो यहाँ डबल आ जाएगा। देखो ये प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन बेटा ऐसे रहेगी, उसके बाद इस जगह पे हो जाएगा CH समझ में आ रहा होगा, एक H निकल गया, फिर डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर CH, ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अब मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूं, अगर यहाँ पर बेटा क्लोरीन के बदले, थोड़ा कॉन्सेप्ट में ज्यादा बढ़ा रहा हूँ, नीट की तरफ ले जा रहा हूँ, JMES की तरफ ले जा रहा हूँ, अगर क्लोरीन के बदले बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन लग जाए, मेरी बात सुनेंगे आप, अगर यहाँ पर उसने अब की ये पेपर में क्लोरीन के बदले फ्लोरीन लगा दिया, तो बेटा वहां पर एलिमिनेशन सेटजेफ से नहीं होता है, वहां ध्यान रखने वाली बात है हाफमैन से होता है। बहुत कम बच्चे ये पढ़ के जाते हैं इस बात को, फिर बाद में आके चिल्लाते हैं पेपर कठिन आ गया। ठीक है, तो बेटा अगर फ्लोरीन लग गया तो हाफमैन एलिमिनेशन जो होता है वो बेटा सेटजेफ का उल्टा होता है। मतलब H वहां से निकलेगा जहां पे बेटा H ज्यादा होंगे, तो आप H चुपचाप यहां से निकाल लेंगे। हाफमैन एलिमिनेशन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लगता है या कोई बल्कि लीविंग ग्रुप लगा हो तो लगता है, वो नहीं आपके में आएगा। तो मैं यहां से निकाल देता हूं, तो यहां पर ये बेंजीन बेटा ऐसे रहेगा। अब बताइए यहां से तो H निकला नहीं, तो ये हो जाएगा CH2, उसके बाद यहाँ CH और डबल बॉन्ड CH2। तो जो मेरे पास इंटरनल एल्कीन बनते हैं वो सेटजेफ से,
और जो एक्सटर्नल बनते हैं बेटा हाफमैन से, जो कि फ्लोरीन के केस में लगता है। तो ये केस आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बच्चे थोड़ा सा पढ़ना कम पसंद करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो बेटा यही वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो धर देगा तो कह देगा आपके लिए पेपर कठिन बन गया, आपको पढ़ के जाना चाहिए ना। अब लिखा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स अंडरगो हाइड्रोजनेशन गिव्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। मेरे पास दो कंपाउंड है, कह रहा है इनमें से दोनों का बेटा मेरे को हाइड्रोजिनेशन कराना है, मतलब दोनों को मेरे को H2 गैस देनी है। अच्छा, H2 गैस मोस्टली डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे ऐड हो जाती है और वहाँ सिंगल हो जाता है, तो यहाँ पर H2 यहाँ पर ऐड होगी और यहाँ पर ऐड होगी। करा ये तो करा लो, मगर उसके बाद आपको ये बताना है कि किस वाले केस में जो बनेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। मतलब आप क्या करेंगे, उसका कायरल सेंटर ढूंढेंगे। आफ्टर हाइड्रोजनेशन आपको एक ऐसा सेंटर ढूंढना है जिसकी चारों वैलेंसियां बेटा डिफरेंट हो चुकी होंगी। तो मैंने बेटा इसको पहले H2 गैस दे दी, मैं डायरेक्ट बता दूंगा क्वेश्चन, H2 गैस दे दी तो बेटा एडिशन तो यहीं पर होगा, डबल पे ही होगा। बताइए एक है यहाँ जुड़ेगा तो ये बेटा हो जाएगा CH3। अब बताइए CH3 हो गया, CH3 के बाद यहाँ जुड़ेगा तो ये बेटा हो जाएगा CH2, फिर ऐसे गए फिर ऐसे, तो ये जो कार्बन है बेटा वो भी CH2 है और ये बेटा ये भी CH3 है। ये डार्क वाला जो होता है बेटा प्लेन के ऊपर होता है, ये डार्क वाला प्लेन के ऊपर, डॉटेड वाला प्लेन के पीछे होता है। अब बताइए यहाँ पर ये कार्बन कायरल है नहीं, 3 H लगे हैं, ये कार्बन कायरल है नहीं, 2 H लगे, वही हालत उधर। बेटा ये वाला कार्बन जिससे उम्मीद थी वो भी बेटा कायरल नहीं है, क्योंकि देखो इधर भी बेटा एथिल लगा है और इधर भी बेटा एथिल लगा है, तो ये दोनों ग्रुप चूंकि सिमिलर हो गए हैं इस वजह से यहाँ पर कायरल सेंटर है ही नहीं, मतलब ये देगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। हाँ, जब मैं यहाँ पर कराऊंगा हाइड्रोजनेशन तो ये डबल टूट के सिंगल हो जाएगा। अब बताइए इधर बेटा कितने कार्बन काउंट कर लो बेटा, 1 2 3, ये प्रोपिल ग्रुप है, ठीक है, इस वाले कार्बन पे प्रोपिल है। ये बेटा देख लो बेटा ये क्या है, ये मेरे पास मेथिल ग्रुप है, फिर HOBr, तो ये जो सेंटर जहां मैं स्टार बना दे रहा हूँ छोटा सा, ये बेटा कायरल सेंटर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देख के जाने हैं कि भाई हाइड्रोजनेशन करा दिया, डायरेक्ट कायरल सेंटर तो बच्चे ढूंढ लेते हैं, मगर कोई रिएक्शन कराने के बाद मोस्टली वो डबल पे H2 गैस जोड़ता है, तो आप डबल पे H2 जोड़ के डबल को सिंगल कर लीजिएगा, या अगर ट्रिपल हो तो 2 बार H2 जोड़ दीजिएगा, फिर देखिएगा कोई सेंटर कायरल तो नहीं क्रिएट हुआ। बनाइए फटाफट, आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरे पास जो थर्ड क्वेश्चन है बेटा क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन में बच्चों के गलत करने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चा क्या करता है वो SN1 रिएक्शन और SN2 को तो खूब मन से पढ़ के जाता है कि सर 3rd डिग्री होगा तो बेटा SN1 दे देगा 1 डिग्री होगा तो बेटा SN2 दे देगा, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस वो आराम से कर लेता है। और थोड़ा सा अगर उसने दोनों 1 डिग्री के दे दिए तो फिर आप घूमते रहोगे, यार मैं तो पढ़ के गया था कि भाई 1 डिग्री वाला SN2 तेज देता है, 3rd डिग्री वाला SN1, इनमें से मैं आऊँगा तो मैं डिग्री को छांट लूँगा और बहुत आराम से अपना क्वेश्चन करके फोड़ के चला आऊँगा। अरे फोड़ा फाड़ी बाद में करो बेटा, पेपर में फोड़ा फाड़ी नहीं होती, तुम ही फूट जाओगे, पेपर करके आना। अब देखो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है बताओ इनमें से कौन SN2 रैपिड देगा। पहली बात तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी बच्चा 1 डिग्री का है, इसको देखेंगे तो ये भी 1 डिग्री, कुल मिला के जो SN1 SN2 का रेट है वो डिग्री के अलावा और बातों पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे लीविंग ग्रुप बेटा जिसमें ज़्यादा अच्छा होगा, जिसमें भाई यहाँ पर आप Br हटाएंगे यहाँ पर आप आई, तो उसको लीविंग ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लीविंग ग्रुप। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल आप रट के मत जाइए कि बेटा SN1 SN2 वाला जो केस है ना बेटा वो तुम्हारा कैसा है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जो SN1 SN2 वाला है उसमें जो लीविंग ग्रुप वाला केस है, ठीक है, जो क्या है बेटा लीविंग ग्रुप वाला केस है, वो मेरे पास यहाँ पर क्या है कि आई वाला जो है वो ज़्यादा बेस्ट लीविंग ग्रुप है इन कंपेयर टू Br, ठीक है ना। तो जो आयोडीन वाला है बेटा ये ज़्यादा अच्छा SN2 देगा इन कंपेयर टू क्या आपका Br, ठीक है। अगर यहाँ क्लोरीन होता तो उसका SN2 का रेट बेटा और बेटा इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको डिग्री के अकॉर्डिंग ही दे, लीविंग ग्रुप जिसमें ज़्यादा अच्छा होगा। अगर अभी तक आपने लीविंग ग्रुप नहीं पढ़ा है तो F सबसे घटिया लीविंग ग्रुप है, उससे अच्छा लीविंग ग्रुप Cl, फिर Br, फिर I, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका ये SN2 फास्ट देगा, ये SN1 स्लो देगा, जबकि दोनों 1 डिग्री के मेरे पास थे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजिल क्लोराइड विच गिव्स हाइड्रोलिसिस मोर रैपिड विद NaOH। कह रहा है मेरे पास
एक मॉलिक्यूल बेटा क्लोरोबेंजीन का, देखो इसको लेकर के क्वेश्चन तो कई तरह से घुमा सकता है। ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन है जो Cl बेटा सीधे बेंजीन के न्यूक्लियस से अटैच्ड है, और दूसरा मेरे पास है बेटा बेंजिल क्लोराइड, मतलब बेंजीन है, बेंजीन के बाद यहाँ CH2 है, फिर क्या है Cl। अब बताइए इसमें से पूछ रहा है कि दोनों में अगर मैं NaOH डालता हूं तो किसमें मोर रैपिड रिएक्शन होगी। तो आपको ये क्वेश्चन भाई बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, वो देखते हैं Cl है कैसे क्या, तो यहाँ देखो Cl का लोन पेयर रेसोनेंस कर रहा है, क्या कर रहा है, रेसोनेंस। इस वजह से यहाँ पे C और Cl के बीच बेटा डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। एक बात दिमाग खोल के सुन लीजिए, क्लोरोबेंजीन में ना तो SN1 रिएक्शन ठीक से हो पाती है, ना ही क्या हो पाती है SN2, दोनों को ही फेवर नहीं करता है, दोनों में ही रेट स्लो होता है, क्योंकि इसका Cl डायरेक्ट अटैच्ड है विद क्लोरोबेंजीन। इसमें क्या है, Cl एक कार्बन छोड़ करके है, मतलब जब ये Cl निकलेगा तो यहाँ से एक स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा जिसे मैं बोलता हूँ बेंजिल कार्बोकेटायन। तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि ये बेंजिल कार्बोकेटायन है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है तो ये SN1 के थ्रू आराम से चला जाएगा। तो वो पूछ रहा था अगर मैं NaOH, बच्चा क्या करता है NaOH से रट के जाता है, वो इन सब बातों को थोड़ा कम ध्यान रखना है। हाइड्रोलिसिस भी NaOH की प्रेजेंस में होती है बेटा, ठीक है, तो इन सबको भी ध्यान रखिए कि बेटा अगर हाइड्रोलिसिस होनी है तो वही SN1 या SN2 की बात कर रहा है। तो क्लोरोबेंजीन में ना तो ठीक से SN1 होती है ना तो क्या होती है बेटा SN2, मगर इसमें आपका आराम से SN1 हो जाएगा। बनाते ये फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो उसको लेकर के क्वेश्चन ये भी आपको जरूर पढ़ देना चाहिए, बच्चे अवॉइड करते हैं इस क्वेश्चन को, पढ़ने से भागते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि बेटा क्लोरोबेंजीन पर ना तो SN1 फास्ट होता है ना तो बेटा SN2। क्यों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो क्लोरीन का जो लोन पेयर होता है बेटा वो बेंजीन के साथ मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है, ठीक। अच्छा, अब मैं अगर चाहूं कि यहाँ पर OH माइनस का अटैक इस जगह पे कराऊं, ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ थोड़ा दिमाग लगाइए कि अगर इस वाले सेंटर पे जहाँ क्लोरीन जुड़ा है, ठीक है, इस वाले सेंटर पे जहाँ क्लोरीन जुड़ा है, अगर वहाँ पर बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाए, तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल के यहाँ पर अटैक करने की पॉसिबिलिटी बेटा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप, मतलब NO2। देखो NO2 के बारे में आपको डिटेल अब तक तो पता ही हो गई होगी कि NO2 एक हाईली इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रा करता है, मगर बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट आता है मेसोमेरिक वाला, वो केवल आर्थो और पैरा पर आता है, ठीक है। इंडक्टिव तो सब जगह लगता है, मगर जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है बेटा वो केवल आर्थो और पैरा। तो कह रहा है अगर मैं इस क्लोरोबेंजीन के आर्थो पे NO2 लगा दूं, उसके बाद पैरा पे लगा दूं और उसके बाद NO2 पे, तो कह रहा है जो SN रिएक्शन का रेट है वो फास्ट हो जाता है। अब सी क्या होगा, ये सारे NO2 कहाँ लगे हैं बेटा, आर्थो और पैरा, तो इंडक्टिव इफेक्ट से तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और साथ में बेटा मेसोमेरिक प्रभाव से भी इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, जिस वजह से इस वाले कार्बन पर वो इलेक्ट्रॉन जब अपनी तरफ खींचेंगे ना, तो बेटा इस वाले कार्बन पे जहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है उस पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिस वजह से OH माइनस का अटैक बहुत रैपिड होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे क्लोरोबेंजीन, फिर आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, फिर डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, फिर ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में किसका रेट फास्ट होगा, तो बेटा क्लोरोबेंजीन में चूंकि एक भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप नहीं है तो उसका रेट बेटा स्लो होगा, और आपका जो NO2 जिसमें बढ़ता जाएगा उसका रेट बेटा क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन तो कोई यहाँ पूछा गया है, द कन्वर्जन ऑफ प्रोपीन टू प्रोपेन 1-ऑल, अल्कोहल मेरा चालू हो गया है, प्रोपीन से प्रोपन 1-ऑल। तो मैं सीधा सा बता दूं, अगर किसी एल्कीन से अल्कोहल बनाना है तो या तो आप डायरेक्ट हाइड्रेशन का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का इस्तेमाल करेंगे। देखो अगर आप डायरेक्ट हाइड्रेशन का इस्तेमाल करेंगे तो मोस्टली 2 डिग्री अल्कोहल देखने को मिलेगा, और अगर आप इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन तो मोस्टली 1 डिग्री का अल्कोहल देखने को मिलेगा अगर प्रोपीन होगा। जैसे अगर मेरे को प्रोपीन से, ये मेरे पास प्रोपीन का स्ट्रक्चर ड्रा हो गया, अब आप देखिए बनाना क्या है, प्रोपन 1-ऑल, ये बताइए 1 पे ऑल लगा है, मतलब किनारे OH लगा है। कहाँ OH लगा है बेटा, किनारे OH लगा है। कहाँ लगा है बच्चा, OH किनारे, मतलब 1 डिग्री का बनना है। तो आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर B2H6 इस्तेमाल कर लेंगे, B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड बेस। इस घटना को हम लोग नाम देते हैं बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस केस में जो बच्चे ना पढ़े हों ध्यान रखें कि इसमें वाटर ही ऐड होता है, मगर एंटी मार्कोनी कॉफ रूल से वाटर ऐड होता है। वाटर का क्या मतलब होता है बेटा, HOH,
H पे क्या होता है प्लस, OH पे क्या होता है माइनस, तो निगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पे H ज्यादा होंगे, मतलब H यहाँ, OH यहाँ, H यहाँ, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। देखिए वाटर ही ऐड हुआ है मगर इससे OH किनारे जुड़ेगा और लोअर डिग्री एल्कोहल आएंगे। अगर आपको बनाना हायर डिग्री का तो आप सीधे वाटर ऐड करेंगे, डायरेक्ट हाइड्रेशन कराएंगे, तो यहाँ पर जो वाटर का एडिशन होगा वो मार्कोनी-कॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। इसके अकॉर्डिंग निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर H कम, तो ये मेरे पास बनेगा CH3 CH पे OH। अगर आपको बनाना होता है यहाँ पर प्रोपन टू ऑल, अगर बनाना होता बेटा प्रोपन टू ऑल तो मैं ये देता, अगर बनाना प्रोपन वन ऑल तो मैं ध्यान रखिएगा हाइड्रोबोरेशन और हाइड्रेशन दोनों के रिजल्ट जस्ट उल्टे आते बनाते हैं। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये इस तरह का आपको जरूर देखने चाहिए कि भाई फिनॉल की जो एसिडिटी होती है वो किस कारण से होती है। ठीक है, लिखा है वाई फिनॉल इज, होता क्या है बच्चे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन छोड़ देते हैं फिर कहते हैं पेपर कठिन आ गया। ठीक है, लिखा है फिनॉल इज मोर एसिडिक इन कंपेयर टू साइक्लोहेक्सेनॉल। तो देखो भाई फिनॉल क्या है मेरे पास, फिनॉल का मतलब अब बेंजीन रिंग लेना है और बच्चा बेंजीन के ऊपर यहाँ लगा लेना है OH। ठीक है, साइक्लोहेक्सेनॉल का मतलब क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन बना लिया मैंने, साइक्लोहेक्सेन, और इस जगह पे आपने लगा दिया OH। अब देखिए ये फिनॉल है और बेटा ये सिंपल एल्कोहल है, तो हम लोग किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी बेटा कैसे चेक करते हैं, पहले वहां से हम H+ निकाल लेते हैं, उसका कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं। तो पहले यहाँ से मैं H+ निकालूंगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल जाएंगे, तो ये बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन। इसका नाम लिख देता हूँ बच्चा, इसका नाम है फिनॉक्साइड आयन, काफ़ी फेमस है। जब यहाँ से H निकालूंगा तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे माइनस, ये सिंपल एल्कोक्साइड आयन है। ठीक है, अब अगर इन दोनों में से जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो बेटा ज़्यादा एसिडिक होगा। जैसे मान लो इसकी बात करें तो इसका बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन है तो ये रेजोनेंस करेगा। भाई यहाँ तो कॉन्जुगेशन है ही नहीं, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है बेटा अल्टरनेट डबल सिंगल, ये कॉन्जुगेशन का मतलब जो है नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे नो रेसोनेंस, यहाँ पे रेसोनेंस नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे बेटा रेसोनेंस होगा, इस वजह से फिनॉक्साइड आयन की जो स्टेबिलिटी है बेटा वो ज़्यादा है और उसकी स्टेबिलिटी क्या है कम, तो फिनॉल का H जल्दी निकलेगा, तो फिनॉल एसिडिक ज़्यादा है और ये तो एल्कोहल जैसा, इसकी एसिडिटी बेटा कम है। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, लिखा है आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनॉल। देखो अगर फिनॉल में हम इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगाते हैं, किसी भी बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड में अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगाते हैं तो बेटा एसिडिटी हमेशा बढ़ती है, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाते हैं बेटा तो एसिडिटी हमेशा घटती है। तो फिलहाल यहाँ बात करते हैं पहले आर्थोनाइट्रोफिनॉल की। ठीक है, तो फिनॉल बना लिया, फिनॉल के बगल में लगा दिया आर्थो पे नाइट्रो लगा लिया, यहाँ पर नाइट्रो उसने मेटा पे लगाया, कहाँ लगाया मेटा पे, तो ये तो बेटा ऐसे ही रहेगा, ये फिनॉल हो गया। अच्छा, अगर आपने मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा तो बड़ी अच्छी बात है, मैंने अभी भी स्टेटमेंट यूज किया था कि जो NO2 होगा तो आर्थो पे लगा हुआ है तो ये -M से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, -I से भी खींचेगा, मतलब जो आर्थो होगा वहां पर -M से भी इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा बेटा और -I, मगर जो मेटा होता है वो केवल -I से ही इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा। मेटा पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप लगा होता है तो उसके बाद बेटा मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं आता है। तो बताइए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रा कहाँ हो रहे हैं, तो पता लगेगा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रा यहाँ हो रहे हैं, इस वजह से इसका H जल्दी निकलेगा, इसका H जल्दी नहीं निकल पाएगा। तो बेटा जो आर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो ज़्यादा एसिडिक है इन कंपेयर टू बेटा मेटा नाइट्रोफिनॉल। बनाइए फिर 2-4 क्वेश्चन और बताता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन ये मेरे पास, ये भाई जीसल मेथड का क्वेश्चन है, बच्चे इससे बड़ा परेशान रहते हैं। देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ईथर के साथ 2 मोल HI देता है, मेरी बात पहले सुन लीजिएगा, अगर ईथर के साथ बेटा अगर आपको 2 मोल HI देता है तो कोई तो टेंशन ही नहीं है, दोनों अगल बगल R में आप I लगा के आ जाओगे और एक वाटर का मॉलिक्यूल 2HI इस्तेमाल करोगे ना, 2HI, यहाँ तो 1 मोल दिया है, मेरी पहले बात सुनो, अगर 2HI देगा एक्सेस दे देगा तो एक I यहाँ एक I यहाँ, कोई टेंशन नहीं है। मगर जब वो ईथर के साथ बेटा 1 मोल HI देता है तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, अगर एक तरफ का कोई भी कार्बन, अगर एक तरफ का कोई भी कार्बन 3rd डिग्री का है, अगर एक तरफ का कोई भी कार्बन 3rd डिग्री का है तो आयोडीन उधर ही लगेगा, तो H फिर इधर लगेगी। जैसे देखो ये 3rd डिग्री है, आप ऐसे ब्रेक कर देंगे इसको, आयोडीन हमेशा यहीं लगाएंगे, तो ये हो जाएगा
CH3 का होल ट्राइस C और I, तो बेटा यहाँ पर H जुड़ के बना देगा OH, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 और OH। और अगर थर्ड डिग्री का, जैसे हाँ एक चीज़ बता दूं मैं, अगर आपके पास थर्ड डिग्री का नहीं है तो I वहाँ ले जाओगे जहाँ पे कार्बन की संख्या कम होगी। अगर आपका, मैंने कहा कि अगर थर्ड डिग्री का नहीं है, मतलब एक तरफ एथिल है एक तरफ मेथिल है, तो आप आयोडीन को मेथिल में ले जाओगे जहाँ क्राउडिंग कम होगी। एक केस ये फिनॉल वाला बनता है। अगर फिनॉल के साथ कभी दिया गया तो हमेशा आपको, फिनॉल का मतलब ये O लगा होगा रिंग पे, तो हमेशा आपको H तो यहीं जोड़ना है, क्योंकि फिनॉल आपको बनाना ही बनाना है, फिनॉल आपको बनाना ही बनाना है हर कीमत में। फिनॉल में जब बनाओगे ना तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इस वजह से आपको फिनॉल, मतलब बेंजीन वाला केस आ गया तो आपको फिनॉल बनाना ही बनाना है, बाकी आपका बनेगा CH3I। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक क्वेश्चन देखो ये बेटा, COC मतलब ईथर हो गया, इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा ध्यान रखिए। जैसे वाटर होता है, वाटर, मेरे पास वाटर में अगर आप बात करें तो अगर आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी हो 11th लेवल में, तो वाटर का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3, मगर लोन पेयर रिपल्सन की वजह से यहाँ बॉन्ड एंगल लगभग 104.5 के आसपास हो जाता है। ठीक है, वैसे तो होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, मगर लोन पेयर रिपल्सन की वजह से वाटर का बॉन्ड एंगल कम। मगर जब मैं ईथर लूंगा तो ईथर में O के अगल बगल R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R। अब देखिएगा, जब R हो गया तो ये तो R बड़े बड़े ग्रुप हो गए, क्यों भैया? तो इनमें रिपल्सन होगा, तो रिपल करेंगे तो ये दूर भागेंगे, तो ईथर में पानी के कंपेयर में बॉन्ड एंगल कुछ ज़्यादा होगा, कुछ ज़्यादा होगा। ये कितना है बेटा? 104, और R के रिपल्सन की वजह से थोड़ा सा बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, तो कुछ बढ़ेगा बेटा। तो वो कुछ की वैल्यू क्या है? 90, कम तो हो नहीं जाएगा, 120 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 180 का लीनियर थोड़ा ना हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो 111 के आसपास आपका ईथर का बॉन्ड एंगल होता है। तो ये बच्चे भी क्वेश्चन रट के जाते हैं, बेटा R में रिपल्सन लग रहा है तो 104, यानी वाटर का जो बॉन्ड एंगल है उससे थोड़ा ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा। बना लीजिए, फिर दो क्वेश्चन और कराता हूँ। देखो, मैंने पहले बताया कि जो रिएक्शंस मेरे पास डायरेक्ट हो जाने वाली हैं उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ डिस्कस नहीं करता हूँ। अब पहले मान लो आ गया कार्बिल-एमीन रिएक्शन आ गया, या मान लो मैंने कहा रीमल-टीमन रिएक्शन आ गया, तो इन क्वेश्चनों में भाई क्या ही बताऊँ, वो तो आप अपना डायरेक्ट करके भी जा सकते हैं। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल टू एल्डिहाइड। इस क्वेश्चन को गलत करने की संभावना बच्चे की बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत लोगों को ये सिखाया जाता है कि एल्कोहल जब भी ऑक्सीडाइज होगा तो फाइनली एसिड बनेगा। देखो, अगर मैं प्राइमरी एल्कोहल लेता हूँ RCH2OH, क्योंकि अधिकांश बच्चे की जबान में होता है क्रोमिक एसिड, टपकता रहता है क्रोमिक एसिड बच्चे की जबान से। क्या है क्रोमिक एसिड? K2Cr2O7H2SO4। देखो बेटा, अगर आप इससे प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराओगे ना तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये के पहले CH2OH को बदल देगा CHO में। ठीक है, कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे ही करके आएंगे और बेटा उनको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है। एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर बनाता है बेटा एसिड, मतलब यहाँ का जो रिजल्ट आएगा बेटा एसिड आएगा। अगर आपसे कभी प्राइमरी अल्कोहल से कभी एल्डिहाइड पूछा जाए तो आप जहाँ भी कोचिंग करते होंगे वहाँ के टीचर ने आपको PCC यानी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और DMSO वगैरह सब रिएजेंट आपको बताए गए होंगे। ठीक है, ये जो PCC है या DMSO, इनका केवल फंक्शन ही यही होता है कि ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में जाके स्टॉप कर देते हैं। अगर आपको ये नहीं बताया गया तो आप इससे नोट कर लीजिए कि प्राइमरी अल्कोहल तो अगर एल्डिहाइड पे स्टॉप करना है तो फिर आप PCC का इस्तेमाल करेंगे या फिर DMSO का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अगर प्राइमरी, हाँ सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो वो तो कीटोन पर ही जाकर रुकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर प्राइमरी में टेंशन ज़्यादा होती है। अगर आपसे प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहा है तब तो आप ऊपर रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे, अगर एल्डिहाइड कह रहा है तो PCC। अब एक बात लास्ट पॉइंट बताना चाहता हूँ, आवश्यक नहीं है कि कोई भी रिएक्शन अगर नेमिंग है तो वो अपने नाम से ही आ जाए। जैसे रीमल-टीमन है तो उसके वो सबस्ट्रेट भी लिख सकता है और रिएजेंट लिख देगा एरो के ऊपर, बताओ भाई प्रोडक्ट। तो इस तरह से भी आप दिमाग में फोकस रखिएगा कि किसी भी नेमिंग रिएक्शन को वो कन्वर्जन के तौर पे इस्तेमाल करता रहता है। जैसे ये देखो सामने लिखा है, फिनॉल की रिएक्शन करानी है NaOH और CO2 + H+। बेटा ये कोलबे रिएक्शन है। जब आप कोलबे जाके पढ़ते हैं ना तो फिनॉल को हम लोग बनाते हैं फिनॉक्साइड में। तो बताओ ये एसिड है ये बेस है, तो पहले यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ये वाटर निकल गया तो ये मेरे पास बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, जो हम लोग अपने कोलबे में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसको देते हैं बेटा CO2, बाद में एसिडिफाइड कर देते हैं।
ठीक है। ऐसे कोल में बच्चे पढ़ के जाते हैं, मगर कन्वर्जन में आएगा तो फिर भूल जाएंगे फिर वो। फाइनली यहाँ पर हमारा आर्थो पोजीशन पे आपका लग जाता है COOH, तो ये बन जाता है आपका सैलिसिलिक एसिड। तो कुल मिला के ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे लाया हूँ कि बताने का प्रयास केवल इतना था कि जब भी कोई नेम्ड रिएक्शन होगी तो उसे आप कन्वर्जन के फॉर्म में करने के लिए भी तैयार रहें। जैसे ये कोलबे दे दिया, अब बच्चा वहाँ सोच रहा है कौन सी रिएक्शन है। अरे भाई, जो रिएक्शन आप पढ़ के गए उन्हीं में से ही देगा। वो आपको विलियमसन भी दे सकता है, वो आपको रीमल टीमन भी दे सकता है, वो किसी भी प्रकार की रिएक्शन दे सकता है। तो ये अल्कोहल फिनॉल ईथर के हेलो एल्केन्स हेलोरेन्स के वो क्वेश्चन थे जिनमें गड़बड़ियाँ होने की आपकी संभावनाएं ज़्यादा थी। अब जो मेरे पास डे 3 का चैलेंज होगा वो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन्स वाला मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का होगा। और जो लास्ट लेक्चर होगा 4th डे चैलेंज होगा बेटा हमारे पास बायोमोलिक्यूल हो गया और हमारे पास डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का होगा। तो अगर किसी बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा 3rd डे और 4th डे का लेक्चर कैसे पहुंचेगा आपके साथ वो आप ही समझिए। सब्सक्राइब करोगे तभी तो नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, डट के करिए और पेपर आपका अच्छा जाएगा।